नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दमदार डिबेट रणनीति, जिसमें हम बात करते हैं देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर या फिर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हलचल हो रही है, सियासत से लेकर अन्य जगहों पर, अन्य क्षेत्रों में क्या विकास हो रहा है, क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं या फिर सियासी बयानबाजी किस तरह से चल रही है। इन तमाम बिंदुओं पर हम इस रणनीति में बातचीत करते हैं। आज एक ऐसा मुद्दा हमने चुना है जिस मुद्दे पर बातचीत करना बेहद ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र का वो मंदिर जहां पर संसद में इस तरह से जो सदस्य हैं वो चुनकर जाते हैं। फिलहाल सदन में आज जमकर हंगामा हुआ है। एक बड़ी खबर से शुरुआत आज करेंगे। सदन में जमकर हंगामा, संसद के अंदर जो बजट सत्र चल रहा है, जिसका दूसरा फेज चल रहा है, आज ये सबकी जिम्मेदारी बनाए रखने की बात की गई है। ये बजट सत्र का दूसरा चरण और 7वां दिन सदन में आज जमकर हंगामा भी हुआ और इस हंगामे में ये निष्कर्ष निकलता है कि सदन की कार्यवाही सही ढंग से नहीं चल पा रही है, क्योंकि बजट सत्र का दूसरा ये सेशन चल रहा है, दूसरा ये फेज चल रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से फिर से हंगामे की भेंट चल रहा है। 7वां दिन आज हो रहा था, लेकिन सुबह पहले जब कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद हंगामा हुआ। कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा से स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक दोनों इस वक्त हाउस जो है वो फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। देखना होगा 2 बजे के बाद क्या फिर से इस पर कार्यवाही शुरू होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन सदन में, संसद में कार्यवाही न होने से सीधा सीधा नुकसान आम लोगों के टैक्स का होता है, आम लोगों के पैसे का होता है और खामियाजा भी आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। 542, 543 वो सीट्स, वो सदस्य जो अपने अपने 543 क्षेत्रों से उठकर चुनकर जाते हैं, जिन्हें लोग चुनते हैं और वो संसद के अंदर पहुंचते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, उनका यही उद्देश्य होता है। लेकिन फिलहाल कुछ अलग सी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, चूंकि पिछले कुछ सालों से पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आते हैं। कोई वर्तमान में बड़ा मुद्दा उठाकर जिस मुद्दे पर चर्चा की जाती है और आम लोगों के मुद्दे खत्म हो जाते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल इस संसद सत्र को जो आज 7वां दिन चल रहा है, स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद ही दोनों सदनों को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद दोबारा से स्थगित किया है 2 बजे तक। प्लीज माननीय सदस्यगण, सदन मर्यादा से चलता है, गरिमा से चल रहा है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, सदन के नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहां आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप कहते हम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना सदन में किस तरह से जो अध्यक्ष होते हैं उन्होंने कहा कि सदन को चलाना हमारी जिम्मेदारी है और हम जानते हैं कि सदन को कैसे चलाना है। लेकिन बात यहां पर थमती है, बात यहां पर अटकती है कि जब बीजेपी या फिर जो पक्षधर होता है वो भी कहता है सदन चलना चाहिए, हम चाहते हैं सदन चले। दूसरी तरफ विपक्ष से जब सवाल पूछे जाते हैं वो भी कहते हैं कि भाई सदन तो चलनी चाहिए, लेकिन सदन क्यों नहीं चल रही है? बड़ा सवाल यही है, कहां पर सहमति नहीं बन पा रही है, कहां पर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं बन पा रही है।
हर जगह राजनीति को घुसेड़ना या राजनीतिक बात करना या राजनीतिक मुफाद के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां या फिर जो हमारे चुने हुए सांसद हैं वो भी काम करेंगे तो देश का भविष्य कहां की तरफ जाएगा। इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं आपके टी स्क्रीन पर। डॉक्टर अवरिल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। जगदीप सिंह जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं और आज भी आपके टी स्क्रीन पर। और इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी, वो भी समय समय पर हमारे साथ जुड़ते हैं, राजनीति का बेहतर विश्लेषण करते हैं, देश की राजनीति का क्या कुछ चल रहा है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल शुरुआत डॉक्टर अवरिल जी आपसे करेंगे। आप सरकार में हैं, केंद्र में हैं और ज्यादातर राज्यों में भी आपकी सरकारें हैं, लेकिन बार बार चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, संसद की बात हो या फिर विधानसभाओं की बात हो, अलग अलग राज्यों में सदन नहीं चल पा रहा है, कहीं भी नहीं चल पा रहा है। वजह क्या है और बार बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप क्यों लगता है कि भाई सरकार सदन चलने नहीं देना चाहती? कौन सदन चलने नहीं देना चाहता? कि सदन चले, जनता के मुद्दों पर डिस्कशन हो, लेकिन विपक्ष का जहां तक विषय है, कांग्रेस पार्टी का जहां तक विषय है, इंडिया अलायंस का जहां तक विषय है, तो निश्चित रूप से ये सदन को अपमानित करने का प्रयत्न करते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ ये पार्लियामेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभाओं को, विधान परिषदों को एक प्रकार से जंतर मंतर समझने का प्रयास करते हैं, धरना स्थली समझने का प्रयास करते हैं, विरोध प्रदर्शन का स्थल समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। मैं इसे निवेदन करना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से कम इस प्रकार का बर्ताव ये ना करें, इस प्रकार का व्यवहार ये ना करें। और इस प्रकार का व्यवहार यदि जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से करोड़ों लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, प्रत्येक भारतीय देख रहा है, प्रत्येक भारत का नागरिक देख रहा है और स्पष्ट रूप से ये सिमट चुके हैं, सिकुड़ चुके हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और निश्चित रूप से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 2 सपने देखे थे, एक सपने को भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। वो सपना था स्वच्छता से रिलेटेड, स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ करके मोदी ने उस सपने को पूर्ण किया। लेकिन अवरिल जी, बदकिस्मती ये है ना अवरिल जी, सुनिए एक सवाल है मेरा, बदकिस्मती ये है कि आप कांग्रेस मुक्त भारत चला रहे हैं, कभी गरीबी मुक्त भारत चलाओ सर, महंगाई को आप कम करो, वो ऐसा अभियान चलाओ, बेरोजगारी खत्म करो, ये भी तो नारा है, ये भी तो दे सकते हैं आप चले कांग्रेस मुक्त भारत करने पे। सर कांग्रेस मुक्त भारत करके आपको फायदा होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा, ये भी बताइए। देखिए आदरणीय शीतल जी, जहां तक विषय गरीबी का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यह नारा रहा है कि गरीबी मुक्त भारत का निर्माण हो, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण हो, रोजगार युक्त भारत का निर्माण हो, स्वच्छ भारत का निर्माण हो, स्वस्थ भारत का निर्माण हो, अच्छे एक प्रकार से हॉस्पिटल्स हो, अच्छे स्कूल्स हो और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती है, करती आ रही है और निश्चित रूप से करती रहेगी, इसमें कोई दो राय और कोई दो मत नहीं है। हम तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं। तो ये भी लगे हाथ, ये भी बता दीजिए कि लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है और क्या जिम्मेदारी होती है, ये भी तो बता दीजिए। आप तो विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी को अपने घोटालों का उत्तर देना चाहिए और 60 साल तक किस प्रकार से इनकी सरकार रही, इस देश में सत्ता चलाते रहे निरंतर, 60 साल तक ये सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी ये इकोनॉमी पर लंबा लंबा ज्ञान देते रहे, लेकिन बैंकों में खाते नहीं खुलवा पाए, ये शौचालयों का निर्माण नहीं करा पाए, ये जनधन अकाउंट नहीं खुलवा पाए। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से जनधन खाते खुले वो सबने देखा। जनधन योजना के माध्यम से सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जो नेसेसरी चीजें थी वो भी ये गांव गांव तक नहीं पहुंचा पाए। ये शुद्ध पेयजल 60 साल में नहीं पहुंचा पाए, ये अच्छी कनेक्टिविटी रोड की नहीं कर पाए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। निरंतर सड़कों का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल्स का निर्माण हो रहा है, स्कूल्स का निर्माण हो रहा है, यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ओके, साथ करप्शन फ्री इंडिया का निर्माण हो रहा है। चलिए जनता स्पष्ट रूप से देख रही है। मैं आपकी बात का तुरंत से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद फिर से आपके पास लौटूंगा। जगदीप जी, बहुत बुरा लगता है जब सदन में ये सीधे आम लोगों के टैक्स का पैसा खर्च हो जाता है और जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं गलत ना हूं, तो 1 मिनट के अंदर 2 लाख या 2.5 लाख रुपए खर्च इसमें व्यर्थ हो जाता है, पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाता है, कार्यवाही नहीं होती है। कहां पर यह दिक्कत है कि भाई सदन में कार्यवाही नहीं हो पा रही है? पक्ष कह रहा है विपक्ष कार्रवाई होने नहीं देता, विपक्ष कह रहा है कि भाई सरकार नहीं चाहती किसी मुद्दों पर बातचीत करना।
वो वक्त कब आएगा जब इस लोकतंत्र के मंदिर में एक फ्रूटफुल चर्चा होगी, जिस चर्चा का कोई आउटकम निकलेगा जो आम लोगों के हित में होगा? सुना ही नहीं जा रहा है। विपक्ष भी अपनी तरफ से हंगामा करके रोज स्थगित करनी पड़ती है, और डॉक्टर अवरिल मलिक जी कह रहे हैं कि भाई आपने तो सदन को भी जंतर मंतर बना के रखा है। ये कब तक चलेगा सर? जगदीप जी। शीतल जी, आपका आभार, आपके दर्शकों को मेरा साधुवाद। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न पर आऊं, मैं एक बात बड़ी साफगोई के साथ कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था दो पहियों पे चलने वाली साइकिल पर टिकी है, जो मैं मानता हूं। इसका एक पहिया अगर पक्ष है तो दूसरा विपक्ष है। जब आप ये कहते हैं कि आप विपक्ष को खत्म करेंगे या कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे, तो वो साइकिल एक पहिए की हो जाएगी जो सिर्फ सर्कस में दिखती है। ठीक है। दूसरी बात, सदन की आप बात कर रहे हैं, मैं जरा थोड़ा सा आपको बता दूं। ओम बिरला साहब का जो अब तक किरदार रहा है और जिस तरीके से इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 150 से ज्यादा सांसदों को एक मुश्त निलंबित किया गया, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब जो इस देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ पहली मर्तबा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस ढंग से आज उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात करने से सरकार न केवल गुरेज करती है बल्कि हर मुमकिन कोशिश करती है कि उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। मसलन जिस तरीके से एपिक नंबर पर बात हुई और पहली मर्तबा देश की संसद में चुनाव आयोग की कार्यकुशलता पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा। आप याद कीजिए वो डायलॉग जिसमें खुद बिरला साहब कहते हैं कि भाई सरकार तो जो है वो वोटों का मामला देखती नहीं है, इलेक्शन से जुड़े मामला देखती नहीं है, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि सरकार बनती किसके दम पे है। लेकिन जगदीप जी, क्या फिर विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी भूल जानी चाहिए, अपना दायित्व भूल जाना चाहिए? आम लोगों का नुकसान भी तो हो रहा है। शीतल जी, वो तमाम मुद्दे जो ज्वलंत है, जो त्वरित है, जिन पर बात होनी चाहिए, अगर उन मुद्दों पर सरकार बात करने नहीं देगी, सरकार ये कहेगी कि आपके जो विपक्षी सांसद है वो वेल में क्यों आए? क्योंकि जब आप देखिए भाजपा विपक्ष में थी तो क्या तब ये लोग नहीं विरोध करते थे? और विरोध क्यों ना हो? एक लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि बिल्कुल सर, जगदीप जी सब मानते हैं विरोध होना चाहिए, लेकिन सर विरोध की भी तो कोई सीमा होती है ना। एक बार अगर कांग्रेस भी समझ जाए, विपक्ष भी समझ जाए कि भाई चलिए ठीक है, आज कम से कम सदन चलने देंगे, क्योंकि जो विपक्ष के सदस्य हैं वो भी तो चुने हुए सदस्य हैं, उन्हें भी अपने अपने क्षेत्रों को लेकर बात तो करनी है, नुकसान तो उनके क्षेत्रों का भी है। शीतल जी, मैं फिर से बड़ी स्पष्ट वादिता के साथ आपको एक बात बता दूं, जब किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सवालों की जद में हो, जब जिस देश के अंदर होने वाले चुनाव और उनकी विश्वसनीयता जो है वो कटघरे में हो, जब एपिक नंबरों पे बात आई, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, लाखों की तादाद में वोट बढ़ाए गए और स्थिति ये बना दी गई, महाराष्ट्र हो और दिल्ली में लाखों वोट एकाएक बढ़ते हैं, एक एड्रेस के ऊपर 1000 वोट जो है वो दिखा दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, ईवीएम पर सवाल होता है, ये जवाब नहीं देते, इनकी काम करने के तरीके पर और इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल होता है, ये जवाब नहीं देते। रातों रात सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश पलटकर इलेक्शन कमिश्नर्स के जो चुनाव है उनको बदल दिया जाता है, उस पर ये बात नहीं करते। तो आप मुझे बताइए कि जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में हो, जब चुनाव प्रक्रिया खतरे में हो, क्या उस वक्त विपक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? ओके, इमरजेंसी तो आपने इम्प्लीमेंट की थी। चलिए जवाब दीजिए थोड़ा जल्दी से, दो और मेहमान है। डॉक्टर अवरिल जी जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए इन्होंने लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया, इमरजेंसी के विषय पर भी इन्हें बोलना चाहिए था। इन्होंने लंबा चौड़ा वक्तव्य एक प्रकार से लोकतंत्र के विषय पर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के विषय पर ये देना चाह रहे थे, तो निश्चित रूप से इस चीज को इन्हें जान लेना चाहिए कि 1975 से 77 के मध्य में किस प्रकार से लोकतंत्र की निर्मम हत्या की गई, लोकतंत्र का और संविधान का जराजा निकालने का कृत्य किया गया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार के नेतृत्व में किस प्रकार से देश का आपातकाल को ठोक कर प्रेस की बिजली काट दी गई, अखबार छपरे नहीं दिए, और किस तरीके से जुडिशरी के ऊपर ताला जड़ने का और अपनी मुट्ठी में लेने का कार्य किया। यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को अपने अधिकार के साथ मैनेज करने का प्रयास किया। साथ ही साथ चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हो, मोरारजी देसाई जी रहे हो, चाहे चरण सिंह जी रहे हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, तमाम सारे नेताओं को जबरन जेल में ठूस दिया गया और विपक्ष की आवाज को दबाने का कृत्य किया गया। जगदीप जी, आपको उस विषय पर भी 2 लाइन कम से कम कहनी चाहिए। चलिए जगदीप जी, इनका कहने का मतलब है कि भाई 1975 में जो ताले में आपने जिस लोकतंत्र को बंद करके रखा
रखा था, जिस संविधान को बंद करके रखा था, उसकी चाबी तो अब आज तक भी खुल नहीं रही है। उसके दाग आज तक भी आप पर लगते आ रहे हैं कि भाई आप ही की सरकार में इंदिरा गांधी की उस समय प्रधानमंत्री थी और उसी समय लोकतंत्र की हत्या हुई थी पूरे देश में। शीतल जी, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अक्सर भाजपा के नेता और प्रवक्ता बात करते हैं। मैं चाहूंगा मुझे 2 से 3 मिनट दीजिएगा। जी जी। सबसे पहली बात, इस देश में जब आपातकाल लगा तो वो संविधान के नियमानुसार लगाया गया। दूसरी बात, इस आपातकाल पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कई मर्तबा खेद जताया है, ये एक सच है। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। अभी इन्होंने जेपी साहब का नाम लिया, मैं पूछता हूँ, बड़े बुद्धिजीवी दिखाई प्रतीत होते हैं मुझे, ये बताएं कि जब जेपी साहब दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने भाषण के दौरान ये कह रहे थे कि इस देश की सेना को और पुलिस को मौके की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत करनी चाहिए, तो बताइए वो परिस्थितियां क्या थी। पहली मर्तबा इस देश की इंडियन रेलवे के इतिहास में 20 दिनों तक रेल व्यवस्था जो है वो चरमरा कर रख दी गई। इतना बड़ा जो है इन्होंने विरोध किया। और मैं 1 मिनट शीतल जी जरा सुन लीजिएगा। आपातकाल पर कांग्रेस ने बहुत बार रिग्रेट किया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस देश की चुनी हुई प्रधानमंत्री को एक जिला सत्र न्यायाधीश जो है वो 6 सालों के लिए केवल इसलिए निलंबित कर देता है कि उनकी चुनावी रैली का जो मंच था वो थोड़ा बड़ा था, या उनके साथ जो एक कोई व्यक्ति विशेष जो सरकारी मुलाजिम थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ था, उसे कारण आधार बनाकर और तो और जिस वकील ने इस मुद्दे को लड़ा, बाद में उसको कानून मंत्री बनाया जाता है। चलिए तो ये बात करते हैं आपातकाल की, उस अघोषित आपातकाल की बात करें। ठीक है, पिछले 11 सालों से आपने लगा कर रखा है। इसी पर राहुल बाबा के द्वारा किस प्रकार से कहा गया था कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश का युवा ऐसा डंडा मारेगा, ऐसा डंडा मारेगा, ये शब्द राहुल बाबा ने किस प्रकार से कहे थे जब लोकतंत्र आपको चिंता में नहीं आया। और उसके साथ ठीक है, एक एक करके अविरल जी एक एक करके बोलिएगा। 2 और भी मेहमान है मेरे साथ, 2 और मेहमान है मेरे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी जाना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप अविरल जी, ठीक है रुकिए आप। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अहमद अयाज जी, बहुत बहुत स्वागत है। अहमद जी आपके पास आऊंगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक का अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। सर क्या कहना चाहते हैं सर अभिषेक जी, कैसे देख रहे हैं वर्तमान स्थिति को देश के अंदर? कांग्रेस कह रही है कि भाई लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, गला घोंटा जा रहा है, और केंद्र सरकार जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर चर्चा होने नहीं देती है। देखिए, मैं कांग्रेस की बातों से बहुत हद तक सहमत हूं शीतल जी। सारे वरिष्ठ पैनल को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहली बात तो कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी 543 के 43 सभी मेंबरों की होती है, ना पक्ष की ना विपक्ष की, अकेले की उनकी नहीं, दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। जहां तक हमारे कांग्रेस के सज्जन बड़े भाई ने कहा कि ये मुद्दों के पे चर्चा होनी चाहिए सदन में, ये बात तक मैं इनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। जिस जगह मैं इनसे सहमत नहीं हूं वो ये है कि मुद्दों पे ये चर्चा कर नहीं रहे। दूसरी बात जो अविरल जी ने कही, शायद मैं बीजेपी की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि देश में कांग्रेस मुक्त हो, परंतु कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी पक्ष की नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को बचाने की कोशिश नहीं करेगी, वो एक राजनीतिक पार्टी है, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। तो अगर बीजेपी ये कहती है कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो ये कांग्रेस की स्वयं की जिम्मेदारी है कि अपने आप को जीवित रखें। बचाना कैसे? और जीवित रखने के लिए मैं जानना चाहता हूं, आप मुद्दों से ऐसा लगता है कि पक्ष नहीं भाग रहा, प्रतिपक्ष भाग रहा है। आज 4-5 मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट पेश होनी थी, जिसमें परिवहन था, एविएशन था, इतने अच्छे अच्छे मुद्दे आपके हाथ में आ सकते थे। एयर टिकट्स का इतना एक मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं अपने कांग्रेस के बड़े भाई को कि आप इतने अच्छे मुद्दों को हाथ से जाने दे रहे हैं, और जिन मुद्दों पे आप चर्चा चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आप जिस विषय पे आप चर्चा चाहते हैं बड़े भाई, आपकी पार्टी यहां पे अपने आप को खत्म करने का कार्य कर रही है, क्योंकि देश ये जानता है, देश का पढ़ा लिखा नागरिक तो कम से कम ये जानता ही है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम अमेरिका तक के इलेक्शन कवर करते हैं। हमारे देश की इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है वो मेरे विचार में अमेरिका के इलेक्शन कमीशन जो है उससे भी बेहतर है आज की तारीख। अगर आप उसके विषय में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, आम नागरिक को प्रतीत होता है कि आप भारत सरकार को नहीं,
किसी एजेंडे के तहत आप भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस ठीक वजह है। से आप अपने जमीन खो रहे हैं। ओके, इतना ओके। अच्छे मौके हैं आपके पास। मैं आपसे चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से आपके थ्रू मैं चाहूंगा कि एक मैसेज पहुंचे कि बढ़िया मुद्दों को आप तलाशिए तो सही। फिलहाल जिस ओके। तरह के मुद्दों पे आप चर्चा चाहते हैं वो ठीक है। जनता से कहीं से भी जुड़े हुए महसूस नहीं होते। ठीक है, उसका मैसेज भी राजनीतिक मैसेज ही या वही संदेश जाता है तो लोग उसको भी समझते हैं। अहमद अयाज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अहमद साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता को आपने काफी सालों से देखा हुआ है। वर्तमान स्थिति भारत की कहां पर खड़ी हुई है, और जो सदन की बात आज हो रही है, सदन की कार्यवाही सही ढंग से नहीं हो पा रही है, वो खूब चर्चा नहीं हो रही है, जिसके लिए सदन में अपने सदस्यों को भेजा जाता है, जिस उद्देश्य के साथ उन्हें चुनकर वहां पर भेजा जाता है, वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर अन्य बाकी दल हो। कैसे आप देखते हैं और अभी की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको सर? जी, ये एक सही बात है कि संविधान में एक प्रोविजन है कि लोग अपनी सरकार बनाएं एक वोट के जरिए, जो यहाँ लोग वोट करके अपनी सरकार को बनाते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर होता है हर एक के जहन में जब भी वोट डालता है कि वो किस मकसद से वोट डालता है, क्यों गवर्नमेंट बनाता है। और शायद मेजर मकसद यही होता है कि हमारे जो मामलात है उनको देखा जाए और मुल्क के जो मामलात है उनको अच्छी तरह से देखा जाए ताकि मुल्क आगे बढ़ जाए। लेकिन ये तब तक ठीक रहता है हर एक पार्टी की तरफ से या कोई इंडिविजुअल हो इलेक्शन लड़ता हो, जब तक इलेक्शन हो जाती है और जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है, कोई मेजॉरिटी में आ जाता है, तो दिक्कतें वहां से शुरू हो जाती हैं कि फिर जो अपोजिशन में जो भी खड़े रहते हैं तो उनके हर वक्त कोशिश यही रहती है, बदकिस्मती की बात है, जो होना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस, आज कांग्रेस हो सकता है, कल पिछले शायद बीजेपी होगा या दूसरी तीसरी पार्टी। ये हर एक का यही रहा है कि जो भी गवर्नमेंट में आ गया अब हमारे को जी अब देखना है कि इनकी टांगे हम कैसे खींचे। ये एक जनरल कंसेप्ट बना हुआ है इनके अंदर, जहनों में हो या ना हो, जो बाहर हमको दिखता है कि ये किसी का ये सोच नहीं है कि अगर हम अपोजिशन में है फिर हमारा भी एक अपोजिशन का रोल है कि हम जो ग्राउंड पर हम देख रहे हैं वो हम पॉइंट आउट करें। और लेकिन सर कौन अपने रोल को निभा नहीं पा रहा है संसद अगर क्या सरकार की तरफ से कोई कमी है या फिर जो सरकार की तरफ खामियां ये रहती है कि जो स्पीकर होता है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या असेंबलीज में हो, उनका भी ये एक निष्पक्ष जो होता है कि एक अनबैस्ड रोल हो, वो भी नहीं दिखता है बहुत बार। वो भी यही सोचता है कि शायद वो एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ मुंसलिक है, तो वो वही एक जहन में रखकर चलता है। नहीं तो एक ओपननेस के साथ पार्लियामेंट में लोगों के मामलात को उजागर करने का, बात करने का मौका दिया जाना चाहिए, पूरी तरह से सुनना चाहिए। और उसके अलावा दूसरी बात ये होता है, अगर अपोजिशन से भी कोई बात करेगा, बेशक वो अपोजिशन पर हुकूमत को नागवारा गुजरे जो भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन उनको उस वक्त ऐसा ना करना चाहिए जो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो हम दंगल पार्लियामेंट के बाहर जो हम देखते हैं, ग्राउंड्स में दंगल देखते हैं, कभी कभी हम ये देखते हैं कि वही हो रहा है। अभी अहमद जी, अभिषेक जी ने निकाला भी जा रहा है। अभी कुछ देर पहले अभिषेक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि भाई कांग्रेस भी या विपक्ष भी मुद्दों को ग्रैब नहीं कर पा रही है। वही मुद्दे उठ रहे हैं जिनसे कोई राजनीति जुड़ी है। आज कुछ रिपोर्ट्स पेश होनी थी, थोड़ा सा धैर्य रखा होता तो वो सारी रिपोर्ट सामने आ गई होती। एक जो सर्वे होता है पिछले साल का, पिछले वित्तीय वर्ष का, कि किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च आया है, कितना होगा और आगे की रणनीति कैसे होगी कामकाज की, क्या वो समझने में थोड़ा कांग्रेस भी पीछे या विपक्षी दल भी पीछे हैं? अहमद जी, आपसे सवाल है। हाँ बिल्कुल, अगर मेरे साथ सवाल है, यू राइट, हाँ सही बात है। क्योंकि देखिए ये जो मामलात हैं जिनकी अभिजीत जी जिक्र कर रहे हैं, वो पूरे मुल्क को लेकर, लोगों को लेकर जो मसाइल है वो बेशक और उन्हीं पर कंसंट्रेट करना चाहिए जो भी अपोजिशन हो। और मुझे लग रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा।
अभी भी ऐसा हो नहीं रहा है, वो रूट पकड़ा नहीं जा रहा है। इस वक्त रूट जो पकड़ा जा रहा है कि हम जो हुकूमत में है उनको नीचे कैसे दिखाएं और अपने आप को ये दिखाएं कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं तो होना यही चाहिए था, मुल्क के मुफाद में हमको देखना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तो चलो कोशिश कर ही ले लेगी, लेकिन अपोजिशन का भी फर्ज बनता है कि वो जहां गवर्नमेंट सही करते हैं वहां सपोर्ट करें, और जहां सही नहीं करते वहां पॉइंट आउट करें, और जो इश्यूज मुल्क को दरपेश है, लोगों को दरपेश है, उनको नेक नीति से सामने लाए। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि जो लोगों को खटकता है, ये एक फीडबैक है, लोगों को खटकता है। अगर कोई ये महसूस करता है कि हमारे को शाबाशी करेंगे, ऐसा नहीं है। लोगों को ये ओवरऑल हर एक को खटकता है, जो भी जहन बेदार जहन है मुल्क में, उनको ये चीजें खटकती है, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो। ये दोनों की तरफ से अगर कोई ऐसी बात आ जाती है, वो खटकता है लोगों को, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। लोग पसंद करते हैं कि मुल्क के मफादात। ठीक है, लौटूंगा फिर से अहमद जी। जगदीप जी जरा जवाब दीजिएगा, और जो अभिषेक जी ने आपको एक एडवाइस दी है, सलाह दी है कि भाई कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस को ही है, कांग्रेस ही कांग्रेस को देश के अंदर बचा सकती है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है, लेकिन संसद के अंदर क्या आपको भी समझने की जरूरत है, आपको भूमिका निभाने की जरूरत है, क्योंकि आप बड़े भाई के तौर पर हैं विपक्ष में। सर शीतल जी, मैं समान अभिषेक जी की बात को बिल्कुल एंडोर्स करूंगा। कुछ बातें उन्होंने ठीक कही हो, लेकिन कुछ सवाल मेरे निश्चित तौर पर, जब आप संसद के अंदर बतौर सत्ता पक्ष बहुत सारे मामलों पर जवाब तलबी के बाद अपने उत्तर पेश करते हैं, तो उसमें से बहुत सारी बातें निकलती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, या तो मेरी बात यहाँ बैठे सदस्यों को समझ नहीं आ रही, ना वो समझना नहीं चाहते। अभी जैसे दूसरे राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे, उन्होंने भी यही कहा जी विपक्ष अपना काम जो है सही से नहीं कर रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, खासतौर से जो अभिषेक जी ने कहा कि अमेरिका से हमारी जो चुनावी व्यवस्था है बढ़िया है, और अगर विपक्ष बार बार इस पर सवाल उठाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुए उस वक्त परिस्थिति क्या थी? 20 लाख जो लापता ईवीएम मशीनें थी, उस पर कोई जवाब नहीं था, सोर्स कोड पर कोई जवाब नहीं था। जो कंपनियां इस ईवीएम को बनाती हैं उसमें 7 में से 4 लोग इनके थे, उस पर कोई जवाब नहीं था। इन सवालों को छोड़ दीजिए। लेकिन सर, जो चुनाव से जुड़ी बातें हैं उस पर चुनाव आयोग को उस पर नजर बनाए रखा है। चुनाव आयोग अपना कार्य कर रहा है नहीं, और अब तो चुनाव आयोग ने एक पहल भी की है फर्जी वोटर्स को लेकर, आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लिंक करना। तो वो उनका मुद्दा है, वो अपनी सफाई भी दे रही है। मुझे 2 मिनट जी, I am just seeking a span of minutes so that I could explicate, but I'm just trying. मैं फिर से बता दूं, देखिए स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश जितनी आबादी के जो जनसंख्या थी वो बढ़ा दी गई। लाखों वोट काउंटिंग से ठीक पहले पड़ते हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। इस बात का ये क्या जवाब देंगे कि अगर वयस्कों की संख्या वहां पर ज्यादा है तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में वो मैच क्यों नहीं कर रही? इसको भी छोड़ दीजिए। एपिक नंबर पर तो सवाल नहीं होना चाहिए था। वो कैसे हुआ? कैसे एक पते के ऊपर 1,000 वोट जो है वो वहां से रजिस्टर होते हैं? और मैं पूछना चाहता हूं, आप अमेरिका की बात करते हैं, मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर देखा है, अमेरिका को बहुत करीब से देखा है, वहां के मीडिया में काम किया है। मैं आपको ये बता दूं कि जब वहां पर इलेक्शन होता है तो पहले तो प्रेसिडेंशियल डिबेट के ऊपर वहां का 70% इलेक्शन में असर करता है। दूसरा, वो इतना विकसित देश होने के बाद क्यों ईवीएम पर नहीं जाता? क्यों वो तमाम कंट्रीज जिन्होंने इसको इजाद किया, जो विकसित कंट्री है, वो ईवीएम पर नहीं जाती? और अगर ऑस्ट्रेलिया ईवीएम पर जाता है तो वो सोर्स कोड को पब्लिक डोमेन में डालता है। ये तो आपको सोचना चाहिए था ना जगदीप जी, जब आपकी सरकार में ईवीएम आई थी, लाने का काम भी आप ही ने किया था। ईवीएम कांग्रेस लेकर आई जी। ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, मैं मान रहा हूं, और उस वक्त विरोध भाजपा ने किया था। अडवाणी साहब ने तो प्रस्तावना लिखी थी इनके एक सांसद की किताब पर, जब डेमोक्रेसी इन डेंजर उन्होंने किताब लिखी थी। मेरा सवाल ये नहीं है कि अगर एक इनोवेशन हमने किया, आज क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। और आपने जो सवाल पूछा, 1 मिनट और लूंगा, अगर इलेक्शन कमीशन आज आधार कार्ड के साथ इसको जोड़ने की बात कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो मान रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। जब चुनी हुई सरकार के वजूद पर सवाल खड़ा हो जाए तो आप मुझे बताइए इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा डिस्कशन का? जवाब लीजिए इनसे। चलिए अभिषेक जी जवाब देना चाह रहे हैं आप कुछ? फिर ठीक है, आऊंगा उर्ल जी। मैं बड़े भाई जो जयदीप, जो अपने राजदीप बड़े भाई हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जगदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे आज की तारीख में सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं ये कहेंगे तो मैं सबूत अखबार की कटिंग के साथ इनके सामने पेश कर दूंगा, और चाहे तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप वो लिंक अभी खोल के इन्हें दिखा दीजिएगा। जब ये खबरें आती थी कि इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ हैं वो हर मीटिंग में 5 बार मीटिंग से निकलकर सोनिया गांधी जी को फोन करके रिपोर्ट्स दिया करते थे, बाद में वही चीफ को बाद में आके आपने राज्यसभा का एमपी बना दिया। ऐसा नहीं है, ऐसे 2 और 3 उदाहरण हैं। आपको मैं, अगर आप मेरे को चैलेंज करेंगे तो मैं अखबार के नाम, मैं तारीख, आर्टिकल आपको शेयर कर दूंगा। उस समय इलेक्शन कमीशन की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं गया। फिर आप देखिए ईवीएम पे इन्होंने सवाल उठाए। मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि आपके सबसे बड़े नेता थे फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत ज्ञानी आदमी हुआ करते थे। जब भारत सरकार ने कहा कि हम हर इंसान से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करवाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि भारत एक बड़ा तुच्छ देश है, बड़े मूर्ख लोग रहते हैं, हम लोग इन लोगों से इलेक्ट्रिक पेमेंट की क्या अपेक्षा कर पाएंगे। उन्होंने बड़ी हंसी उड़ाई थी इस बात की। आज भी यूरोप हमारे बराबर इलेक्ट्रिक पेमेंट नहीं करता। तो अगर अमेरिका वाले आज तक अपने इलेक्शन के रिजल्ट 1-1 महीने तक नहीं जारी कर पाते हैं, तो क्या हमें उनकी हर बुरी चीज फॉलो करनी चाहिए? देखिए, मैं भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूं, आप शायद मीडिया से जुड़े हुए रहे। इस संबंध में कुछ देशों में रहने का मौका मुझे भी मिला जी। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और इंडियन डेमोक्रेसीज में जमीन आसमान का अंतर। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका की पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन के सामने कुछ नहीं है, और जो इन्होंने महाराष्ट्र में हिमाचल की जनसंख्या बढ़ जाने का ये दावा किया, तो वो हास्यास्पद है। भारत की जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, उस पैटर्न को ये नोट करें तो इतने वोटर्स बढ़ना स्वाभाविक है और हमेशा से बढ़ता भी रहा है। परंतु जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरीके से टारगेट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस पार्टी स्वयं ही भारत के इलेक्शन सिस्टम को ही तो कटघरे में खड़ा करके देश की सुरक्षा और सॉवरेनिटी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, ओके सर, ओके। सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी पे जो नुकसान हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर अरुल जी, आपसे भी यही जवाब लूंगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप केंद्र में भी हैं और कई राज्यों में भी हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया। एक बहुत बड़ी पार्टी आप हैं, बहुत बड़ा संगठन है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आप, जिस डबल इंजन की आप बात करते हैं। लेकिन बार बार वही बात आना, भाई वोटर्स में खेला, इधर वोटर्स में गड़बड़, अनियमितता, वोटर्स में पारदर्शिता नहीं है, वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है। अभी जगदीप जी ने भी कहा, आप जब केंद्र सरकार में होते हैं तो जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। जो एजेंसीज होती हैं, जो संवैधानिक एजेंसीज या संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उन पर सवाल खड़े होना कितना वाजिब है, कितना उचित है इस समय में? क्योंकि बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार जांच एजेंसीज को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या बाकी अन्य एजेंसीज हो। तो कैसे आप इसे जवाब देंगे और कैसे आपकी सरकार की जो कार्यशैली है, जिस पारदर्शिता की आप बात करते हैं, जिस जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, उसको आप सामने प्रेजेंट करेंगे? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन का, तो स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, अगर इनके पास जब कुछ नहीं होता है तो यही 3 एजेंसीज के ऊपर आरोप लगाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू करते हैं। ये इनकी निराशा को पूर्ण रूप से मैं साबित कर रहा हूं। ये ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं, पुलिस प्रशासन को टारगेट करते हैं, सिस्टम को टारगेट करते हैं, और उसके साथ साथ ये जुडिशरी को टारगेट करते हैं। देखिए, इनका कहना है डॉक्टर अरुल जी कि भाई ऐसे मुद्दे हैं देश में, तो इन पर संसद में क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या वोटर्स का बड़ा मुद्दा नहीं? अगर विपक्ष चाहता है तो कर दीजिए चर्चा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देखिए, हम हर मुद्दे पे, हर जगह, हर फोरम पे चर्चा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम टीवी डिबेट में भी इनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और किसी स्थान पे चर्चा करना चाहे वहां भी तैयार हैं। किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी चर्चा से भारतीय जनता पार्टी को न कभी थी, न है, न हो सकती है। लेकिन इनसे मेरा इतना केवल निवेदन रहेगा कि कम से कम भारत का अपमान ना करें, ये एक प्रकार से स्वतंत्र संस्थाओं का अपमान ना करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अपमान ना करें, ये जुडिशरी का अपमान ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपमान ना करें, ये प्रेस और मीडिया का अपमान कम से कम ना करें। इतना मेरा निवेदन रहेगा। और साथ ही साथ ये 60 साल जो सरकार चला चुके, उन कर्मों को याद रखें, और महात्मा गांधी का जो दूसरा सपना था, उस सपने को मैं समझता हूँ राहुल गांधी पूर्ण करेंगे। ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। वो सपना था
आजादी के पश्चात कांग्रेस को समाप्त करने का, और मुझे पूरा भरोसा है वो कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा के हाथों निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अहमद जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगा मैं इसी सवाल को लेकर जो लगातार सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयोग पे सवाल खड़े होना बार बार वोटर्स को लेकर या फर्जी वोटर्स को लेकर। अभी अभिषेक जी ने कहा कि भाई भारत की जनसंख्या बहुत है और हमारी जनगणना भी 2011 में हुई है, 2011 में ये सेंसस हुआ है। उसके बाद किसी को नहीं पता किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, देश में कितनी जनसंख्या है। ये इनका कहने का मतलब है कि वोटर्स का बढ़ना स्वाभाविक है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष ने लगातार इस पर सवाल उठाए? नहीं, ये सही बात है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पक्ष का जो इसके बारे में जो सवाल है वो सही हो भी नहीं सकता, ये भी नहीं कहेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि जब आप कोई किसी मसले को उभारते हो तो एक जो मसला उभारता है पार्लियामेंट में या असेंबली में, उनको ये कॉन्फिडेंस पहले होनी चाहिए कि जो मैं बात करता हूं उसके ऊपर मुझे पहली बात सुना जाएगा अच्छी तरह से। चाहे वो हुकूमत जो सामने हो उनको ठीक लगे या ना लगे, लेकिन मुझे सुना जाए। एक दिक्कत जो हमको महसूस हो रही है कि किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है अपोजिशन में कि अगर मैं बात करता हूं चाहे वो जायज भी क्यों ना हो, उसको अच्छी तरह से नहीं सुना जाता है। पहले ये देखा जाता है ये अपोजिशन से मेंबर है तो हमने अपोजिशन करनी है उसको। अगर सही बात भी कोई करे उसकी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए हर एक मेंबर को, रिस्पेक्टिव ऑफ किस बेंच से ताल्लुक रखता हो, कि भाई आपकी जो बात हो वो सुनी जाए और उसके बाद उसका सही जवाब दिया जाए। और जब आप बात करते हो, स्पीकर से एड्रेस करते हो, तो अदर साइड मेंबर्स खड़ा होकर काउंटर करते हैं। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन का मामला है। फिर दूसरा, जब ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसको आप प्रेफर करोगे, इस मामले को मद्देनजर नहीं रखोगे कि हम देश के हित में बात करें, देश के लोगों के हित में बात करें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें, एज मेंबर पार्लियामेंट की मुझे देखना चाहिए कि मैं अब लाइव जा रहा हूं कि इसने कैसी अच्छी बात की लोग देखें, उतना ही काफी नहीं है। या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की हमारे इशू ये है कि भाई आपको लोग पसंद करें या ना करें, दैट इज डिफरेंट। But what is your role as a member parliament? You have been elected to see that you represent your people. You represent your constituency. Whether you are representing, that is first. Whether you are giving that atmosphere. ठीक है, माहौल मिलता है पार्लियामेंट में, नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट जो होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है सर। दूसरी साइड से जहाँ हुकूमत को लगता है कि हमारा कोई बिल थ्रू नहीं होने वाला है, तो फिर शायद वो पार्लियामेंट को बाईपास करके फिर वो ऑर्डिनेंस के थ्रू अंडरमाइन करते हैं पार्लियामेंट्री पावर को। ठीक है, दीज आर द डिफिकल्टी जो अंडरस्टैंड करने की बात। ठीक है, 10 सेकंड दूंगा जगदीप जी। आप मुझ पर हमेशा टाइम ना देने का आरोप भी लगाते हैं। जगदीप जी, अगर आप जुड़े हैं तो चलिए। फिलहाल जगदीप जी हमारे साथ, उनका कनेक्शन टूट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर अउरिल जी, अहमद अयाज जी, अभिषेक अलाउद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और खास इस विषय पर चर्चा की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश में चर्चाएं कब होगी, फ्रूटफुल डिबेट कब होगी, कंस्ट्रक्टिव जो बहसबाजी होती है जनता के हित में वो कब होगा, और जिसका एक आउटकम हो, जिसका एक फ्रूटफुल जो रिस्पॉन्स है वो सामने आए, जिसका सीधा असर या सीधा प्रभाव आने वाले समय पे पड़े और आम लोग इसका सीधा फायदा उठा सके। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएंगे और आपको जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी जानकारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और 22 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये देखिए, एक और बड़ी कामयाबी इस वक्त छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर ये मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए हैं। कुल मिलाकर 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों को लेकर ये बड़ी कार्रवाई, और जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और ये साफ किया था कि भाई आने वाले समय में आतंकवादियों के बाद अब नक्सलवादियों का भी समय आ गया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों को खदेड़ने का काम किया है, वही नीति और वही जो विजन है वो छत्तीसगढ़ के अंदर अपनाया गया है और उसी आधार पर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मार गिराने का काम किया जा रहा है। आज बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए हैं। कुल मिलाकर 22 नक्सलियों को आज फिर से मार गिराया है। वहां पर
सर्च ऑपरेशन जारी है। हो सकता है इस इलाके में और भी नक्सली मौजूद हैं, लेकिन ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता के तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को या इस पूरी सफलता को जो है वो देखा जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 अलग अलग जगहों पर यह मुठभेड़ सामने आई है। बीजापुर में 18 नक्सलियों को मार गिराया है और कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए हैं। बड़ी कामयाबी, क्योंकि आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इससे पहले भी एक बार 22 या 25 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया था। कुल मिलाकर जिस अभियान को सरकार तेजी देने की काम कर रही है, जिस धार पर चल रही है, उस मामले में सरकार अभी तक सटीक निशाने पर है, सटीक दिशा में है और यही वजह है कि सफलता भी मिल रही है। शंभू राही संवाददाता रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू, जल्दी से जानकारी बताइएगा, कितने नक्सलियों को मार गिराया है और क्या अभी वहां पर कोई और नक्सली मौजूद हैं या फिर यह ऑपरेशन खत्म हो चुका है? नहीं, बिल्कुल बताया जाओ शीतल। देखिए, एक जवानों को जो है बीजापुर में और कांकेर में बड़ी सफलता हाथ मिली है। लगभग 22 नक्सलियों को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आपको बताना चाहूंगा, ये जो बीजापुर दंतेवाड़ा सरहदी जो क्षेत्र है, इसमें दोनों क्षेत्रों से जवान जो है नक्सलियों को घेरे हुए हैं। इसीलिए जो है एक जगह से जो है दोनों जगह से 22 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर से बात करें तो 18 और कांकेर से बात करें तो 4 नक्सली मारे गए हैं। जवानों को सूचना मिली थी और जवान जो है घेर करके जो है नक्सलियों को ताबड़तोड़ जो है अभी भी मुठभेड़ वहां पर जारी है और इसमें हमारे एक जवान जो है शहीद हो गया है। फिलहाल जो है वहां पर बड़ी मात्रा में जो है नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार, गोला बारूद जो है बरामद किए हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और दोनों तरफ से मुठभेड़ जो है जारी है। शीतल, बिल्कुल शंभू, देखिए सरकार ने साफ कर दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा था कि नक्सलियों को मार गिराना है और चुन चुन कर उनको मारेंगे। इससे साफ ये जाहिर होता है कि केंद्र सरकार ठीक उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में पहले एक प्लान तैयार किया गया, एक रोड मैप तैयार किया गया है। बिल्कुल शीतल, देखिए लगातार अभी हाल में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नक्सलवाद को लेकर के लंबी उनसे चर्चा हुई और उससे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उससे पहले आपने देखा है कि एक बड़ी बैठक भी जो है रायपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें नक्सली पीड़ित जो राज्य के जो है वो डीजीपी इसमें शामिल हुए थे। तो कहीं न कहीं 2026 तक जिस तरीके से नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करना है, उस दिशा की ओर जो है सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और यही उसी का ये आधार है। जिस तरीके से एक कठोर रणनीति के साथ नक्सलियों को जो है छत्तीसगढ़ से खात्मा करने की ओर आगे बढ़ रहा है और जिसके चलते एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और आपने खुद देखा होगा कि जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंभू, ये जानकारी साझा करने के लिए। शंभू राही इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने इस पूरी खबर को लेकर जानकारी साझा की है। ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद है कि कुछ और लोग जो नक्सली वहां पर छिपे हुए हैं उनको भी बहुत जल्द मार गिराया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।